कि चाहे मुझे चौधरी के लिए 10 बार हाथ जोड़ना पड़े, चाहे मुझे सिंधिया की शरण में जाना पड़े, मगर बीजेपी रहना चाहिए। देखिए, मंत्री तो हम पहले ही बन गए थे, जब हम समझते ही नहीं थे मंत्री क्या होता है। सकलेचा जी के साथ संसदीय सचिव थे, और उस जमाने में संसदीय सचिवों के भी मान सम्मान बहुत थे। तो पॉलिटिक्स में यदि कोई नया आदमी आता है तो सबसे पहले व्यक्तित्व का विकास उसका होना चाहिए, और व्यक्तित्व के विकास की पहली सीढ़ी जो है वो ये है कि अपने से सीनियर नेता की सेवा। थोड़ी सी दादागिरी बहुत ज्यादा थी यहाँ, कहीं ऐसा नहीं लगता था कि भारत आजाद हो गया। अच्छा, ऐसा लगता था कि नवाब का राज है। हमारी बहन जब कभी आंगन लीपती थी और कोई आता था तो वो पहले लिपे के पांव पड़ता था। तो हमने वो लिपे हुए उसका आंगन के पांव पड़े ऐसे, थोड़े आश्चर्यचकित तो नौचक के रह गए। बोले आदमी उम्दा है यार, अपने से ही मिलता जुलता है। जैसे कोई भी पंडित जी हैं तो हम थोड़े से झुके और उनके हाथ ऊंचे हो गए तो हम एकदम नीचे पांव पल रहे। लोग हमारे बारे में ये कहने लगे, यार वो तो एक पंडित नहीं छोड़ रहा हो यार। सेक्रेटरी और डीजी और आईजी और इनकी सबकी लेन लगी, तो मन ही मन मैंने ऐसा महसूस किया कि नहीं भाई, पावर तो है कुछ। कि मुसलमानों ने चौधरी का इसलिए सपोर्ट किया कि वो ये कहते थे कि यदि बोले चौधरी हार गया तो शैतान जिंदा हो जाएगा। प्रशासन में दबदबा था पटवा जी का। एक बार बोले डॉक्टर, अरे यार ये बकरा ईद आ रही। मैंने कहा अपने क्या लेना देना, आ रही तो आन दो। नहीं, बोले यार बुरहानपुर में कोई कह रहा था कि बछड़े काटते हैं यार। साहब बकरे नहीं कटे, बकरे। मैं अटल जी के साथ इसलिए चलता था कि वो हेलीकॉप्टर मेरे नाम पे चलता था और उसके पैसे मेरे नाम पे भराते थे। वीरेंद्र कुमार सकलेचा जिस दिन चीफ मिनिस्टर बने, दुनिया में दिखता था सकलेचा चीफ मिनिस्टर है। प्रशासन, रौब, प्रशासन का अनुभव, निर्णय। मैं इसलिए संयम रखता हूं कि बीजेपी सत्ता में रहना चाहिए। हमने शिवराज जी को नहीं कहा था राजा, हमने तो राजा को राजा कहा था। आप लोगों ने इसको राजा बना दिया तो भैया राम राम नमस्कार। हमें तो चिंता ही, जो नाम है हमारा सचिन चौधरी। पॉडकास्ट की दुनिया है, नकली माइक की दुनिया चल रही है कि माइक लगा होते और दिखाओ लंबो लंबो दूर से। लेकिन अपन ने सोची कि अपन देसी आदमी से देसी चीज़ें दिखाओ। हमने जैसे कछु दिन पहले आपसे कही थी कि दुनिया में सब कछु चीज़ समय के पहले मिल सकत, अनुभव के अलावा। तो वे लोग जो अनुभवी हैं अपने अपने क्षेत्र में, उनकी विरासत, उनके अनुभव को संजो कर रखो, जो हमारी पीढ़ी की जिम्मेदारी है, तब वो आगे वाली पीढ़ी पे पहुँचे। सो भैया आज एक और बड़े अनुभवी राजनेता मध्य प्रदेश के, और सबसे उनकी खास बात, अब तो चूँकि उनके व्यक्तित्व की बातें उनसे ही जाने, लेकिन सबसे बड़ी खास बात है उनकी खरी खरी वाली बात कि जो उन्हें खो कह दई सो कह दई। जो बुंदेलखंड में कहावत है कि कह दई सो कह दई, तो कह दई सो कह दई की सोच रखने वाले, खरी खरी बात करे वाले डॉक्टर गौरी शंकर सेजवाल जी हमारे संग हैं। लंबे समय तक उन्होंने राजनीति करी है, क्या वे विधायक रहे, और ऐसी राजनीति जी में वही बात के खरी खरी वाली राजनीति उन्होंने करी है। गौरी शंकर सेजवाल जी हमारे संग हैं। डॉक्टर गौरी शंकर सेजवाल जी, राम राम। राम राम साहब, जय सिया राम। तो भाई साहब सबसे चौधरी साहब जय सिया राम। जय सिया राम। तो बड़ा मजा आनंद आ रहा हो आज आपके संग में बैठ के, एकदम मतलब तो बातचीत को के पहले की जो भूमिका है वही में आनंद आ गया। तो अब आप बताओ, आपको आनंद लग रहा है शुरुआत में कि नहीं? चौधरी साहब एक चीज बहुत अच्छी लगी, आप दुनिया को ये दिखाना चाहते थे कि हम क्या हैं और क्या थे, आप कहाँ जा रहे हैं। अब आजकल के लड़के जो कोई बेंगलोर में पढ़ रहे हैं, कोई हैदराबाद में पढ़ रहे हैं, उनसे पूछो कि खटियाँ क्या होती हैं। बाप दादे खटियों पे सो के मर गए, उन्हें नहीं मालूम खटियाँ क्या हैं। इसका अर्थ ये है कि हम कहाँ थे और कहाँ से हम आए हैं। ये आप जो दिखा रहे हो ना, हम तो प्रशंसा करेंगे साहब आपकी चौधरी साहब। और ये इसलिए नहीं कि आप हमें छापोगे, हमारी फोटो में बताओगे सबके, हम तो प्रशंसा करवात अब 76 साल के हो रहे हैं, लेकिन आपने बहुत अच्छा काम किया है। तो अपन कहाँ थे, कहाँ पहुँचे, जय ये पूरी बातचीत को आधार है। 27 साल की उम्र में शायद आप पहले विधानसभा को बन गए थे। हाँ, 27 में पहली बार विधायक बने। हाँ, ई के बाद 75 साल आपने पूरे कर रहे हैं जीवन के।
तो जो 27 साल और इनके पहले डॉक्टर भी असली वाले डॉक्टर हो आप, असली 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 पढ़े लिखे वाले, पढ़ के पास भाई पढ़ के पास भाई वाले। तो डॉक्टर आपने बड़ी नरम चीज पूछ ली हमसे। वास्तव में ही पढ़ के हुए हैं जी। तो जब डॉक्टरी की तरह से शुरू हुई, उसके बाद फिर नेतागिरी में कैसे पहुंची, जो सफर कहाँ से शुरू हुआ? देखिए, नेतागिरी का तो भगवान जाने हमको कहाँ से शौक था। हम जब हायर सेकेंडरी में पढ़ते थे तब भी हम जनरल सेक्रेटरी का चुनाव लड़े थे आमने सामने। कॉलेज में आए हम बरेली में, हमारे ज़िले में बरेली एकमात्र डिग्री कॉलेज था उस ज़माने में, जबकि डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा यहाँ से एमएलए रहे, मंत्री रहे, चीफ मिनिस्टर रहे और राष्ट्रपति तक बने। लेकिन 77 में जब हम एमएलए बने थे तो एकमात्र डिग्री कॉलेज था बरेली में, उसमें हम पढ़े। फिर इसके बाद मेडिकल कॉलेज में गए तो मेडिकल कॉलेज में हम खेलने का शौक़ था हमको, हॉकी और फुटबॉल के हम संभागीय स्तर के फिर खिलाड़ी रहे। फुटबॉल में हम एमपी स्तर पे भी खेले, वहाँ भी हम चुनाव लड़े। तो मन में हम ऐसा सोचते थे कि कुछ ना कुछ राजनीति में हमें आना चाहिए। तो हम जब मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे थे तो उस वक़्त जेपी का आंदोलन प्रारंभ हुआ था। तो हमारी अपनी पैनल थी, हमारे प्रेसिडेंट थे, हमारे जनरल सेक्रेटरी थे और हम एनएसयूआई के अगेंस्ट, माने आज की भाषा में यदि हम कहें तो व्यवस्था के अगेंस्ट हम थे। मतलब हमारी मानसिकता शायद ऐसा मान लें हम। अच्छा, दूसरी चीज़, हम संघ के स्वयंसेवक रहे बरसों से। 5वीं क्लास में थे तब से हमने संघ के स्वयंसेवक रहे और हमने शाखा में जाना, बाकी गतिविधियों में हम सब शामिल रहे। तो जेपी का आंदोलन हुआ, दुनिया की खबरें, इतनी खबरें तो आती नहीं थी उस ज़माने में, लेकिन कुल मिला के रेडियो और ये सब चीज़ें सक्रिय थे। तो ऐसा लगता था कि देश में कुछ हो रहा है। इमरजेंसी लग चुकी थी। इमरजेंसी जब लगी थी तो इतनी जानकारी थी कि इमरजेंसी लग गई। क्या होती है इमरजेंसी, क्या होगा इमरजेंसी में, कौन कहाँ जाएगा, लोग हजारों की संख्या में जेल भी गए, ये भी हमें उतना नहीं था। धीरे धीरे जब उसके भीतर हम घुसे तब ऐसा पता चला। हमारी ससुराल वाले जो वीरेंद्र कुमार जी हैं, जब तक ये अरेस्ट हो चुके थे, हमारे ससुर अरेस्ट हो चुके थे, तो रिश्तेदारों को जब प्रताड़ना होगी, फिर मूल भाव हमारा भी संघ से रहा जुड़ाव, तो धीरे धीरे करके मन में एक, मतलब क्या कहना चाहिए, आंदोलन जैसा, विरोध जैसा एक ऐसा पनप रहा था। उसी वक्त भोपाल में वो हुआ, जेपी का एक बहुत बड़ी सभा हुई, रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 1 के ऊपर सभा हुई थी। तो कॉलेजों के तमाम जितनी यूनियन थी भोपाल की, उन्होंने वहाँ जा के ये घोषणा करी थी कि हम जेपी के मूवमेंट में हैं, साथ में हैं और इमरजेंसी का हम विरोध करते हैं और सत्ता बदलने के हम पक्ष में हैं। जब ये बातें सब आईं तो हमारे जनरल सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट से भी हमने कहा कि तुम भी जाओ और वहाँ घोषणा करो ऐसी। तो उन्होंने भी घोषणा करी। धीरे धीरे पुलिस ने सब तहकीकात की। इमरजेंसी में मध्य प्रदेश की एक चीज़ आपको ऐसी बात बताना चाहता हूँ मैं, कि जब इमरजेंसी लगी थी, जब प्रकाश चंद्र सेठी मुख्यमंत्री थे, और इमरजेंसी इतनी सख्त थी कि अपोजिशन वाले जितने भी थे, चाहे वो जनसंघ के हों, चाहे संघ के हों, चाहे सोशलिस्ट हों, मतलब इनको और इनके परिवारों को सेठी ने कुचल के रख दिया था। भगवान की कृपा हुई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सेठी जी परिवर्तन हुए, श्यामाचरण शुक्ला आए। आज श्यामाचरण शुक्ला नहीं है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, थोड़े से नरम हुए वो, और श्यामाचरण शुक्ला नरम हुए और जो जेल में बंद थे उन्हें भी राहत मिली, और जो जेल से बाहर थे उनके परिवारों को भी। हमको भी छोटा मोटा काम मिला था, इमरजेंसी में लगाव था हमारा, विचारधारा से जुड़े थे। तो मेडिकल कॉलेज में हम सर्टिफिकेट बनवाते थे, जो लोग जेल से मेडिकल कॉलेज में दिखाने के लिए आते थे उनके,
सर इनको देख लें, और धीरे से इशारा करते थे कि साहब कंप्लीट बेड रेस्ट लिख दीजिए ताकि पैरोल की रिकमेंडेशन हो जाएगी। कंप्लीट बेड रेस्ट लिखवा के पैरोल की रिकमेंडेशन करवा के 10-15 दिन के लिए बेचारे पैरोल पे आ जाते थे, अपने परिवार से मिलते थे। बहुत लोग ऐसे थे कि जो प्रत्यक्ष रूप से गवर्नमेंट का विरोध नहीं कर पाते थे, लेकिन उन्होंने जो काम किया है, शायद मैं कहूँगा कि जो लोग जेलों में बंद थे उनके परिवार के लोगों को यदि मदद मिली है तो उनसे मिली है। हजारों की संख्या में बड़े शहरों में ऐसे लोग थे जो हजारों रुपया देते थे। हमारे जैसे कार्यकर्ता, मैं, मेरी पत्नी, हम लोग क्या करते थे, एक जगह से पैसा लेते थे और जहाँ की लिस्ट मिलती थी हमको कि उनके घर आपको देने जाना है तो वहाँ जाते थे। इससे बहुत रक्षा हुई है। धीरे धीरे करके परिवर्तन हुआ, हमारा हाउस जॉब वगैरह वहाँ से कंप्लीट हो गया। फिर हम अपने गांव चले गए, तो गांव में हम बैठते थे, थानेदार हमारे पास आते थे, कहीं कोई आते थे, कहीं कोई आते थे। एक संयोग की बात बताता हूँ आपको, कहानी की कह रहे थे ना आप, कुछ संस्मरण सुनाएंगे आप। कि मैं अपनी क्लिनिक में बाहर बैठा था, दोपहर का टाइम था, मरीजों का नहीं था, सुल्तानपुर की बात है। तो मेरी पत्नी की इंटर्नशिप चल रही थी, वो भी डॉक्टर हैं, तो मुझसे मिलने के लिए आई वो। तो उन्होंने देखा कि ये जो सर्किल इंस्पेक्टर बैठा है ये वो ही है जिसने हमारे घर पे छापा मारा था हमारे पिताजी को अरेस्ट करने के लिए, और लातों से किताबें फेंकी थी, और वो संघ का साहित्य, वो गुरुजी की फोटो, वो डॉक्टर साहब की फोटो पे इसने लातें मारी थी। वो पीछे से भी रास्ता था। उन्होंने किवाड़ खटखटाया और मुझे बुलाया, कहा कि ये वही आदमी है, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है। तो मैंने छोटी मोटी बातें कर के उसको टरकाया। मैंने कहा यार मेरी पत्नी आई है, बातचीत करूंगा ये वो, और हम वहाँ से भाग लिए। हमने कहा ऐसा नहीं कहीं चला, हमको भी अरेस्ट कर ले। बाद में वो आदमी संघ का स्वयंसेवक बना, बड़े बड़े मंत्रियों ने उसकी सिफारिश करी और मनचाही जगह पे उसको पोस्टिंग हुई। कहानी है साहब ये, और सत्य है, इनमें कहीं कोई कमी नहीं है। तो ऐसे करके हम जुड़े थे। अब क्या हुआ कि प्यारेलाल जी से हम मिले थे, प्यारेलाल जी भी अंडरग्राउंड काम कर रहे थे। तो लोकसभा के चुनाव हुए, तो लोकसभा के चुनाव में कम से कम 8-10 हज़ार की आबादी में सुल्तानपुर की हम 3 आदमी थे साहब कुल काम करने वाले। तो तीनों आदमी, एक दिन तामोट साहब आज नहीं है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उन्होंने भी बुला के हमें बहुत डांट फटकार करी, हम पीछे नहीं हटे। और कुल 3 आदमी काम करने वाले, और हम लोग तीनों आदमियों ने जब काम किया, मेहनत करी। अब संयोग से क्या हुआ कि सरकार बन गई केंद्र में, दुनिया ही पलट गई। कभी कल्पना नहीं करी थी किसी ने कि गवर्नमेंट आएगी विपक्ष की, वो कांग्रेस कटघरे में होगी, वो सब हो गया। तो विधानसभा चुनाव की अपेक्षा हो गई। तो बहुत लोगों को हमको टिकट मिल जाएगा, इनको मिल जाएगा, उनको मिल जाएगा। तो हमारे यहाँ से भी एक सज्जन टिकट चाह रहे थे, मतलब भोजपुर क्षेत्र से। तो एक बस भर के हम उनका विरोध करने के लिए गए थे कि इन्हें टिकट ना दिया जाए। तो जो बड़े नेता बैठते थे वो बातचीत करते थे। बातचीत करने के बाद उन्होंने, सब चले गए तो हमसे कहा तुम बैठो। हम बैठे। बोले तुम सांची से लड़ सकते हो क्या, अनुसूचित जाति की सीट है। अरे हमने कहा हम क्या लड़ेंगे साहब। बोले नहीं, बातचीत करो, पूछो। तो हमने कहा पिताजी से पूछना पड़ेगा। पिताजी से पूछा, घर गए उदयपुर हम। उन्होंने बड़ा मजाक बनाया हमारा, तो ये टिकट मिल जाए। बोले यार जनता पार्टी को दुनिया मरी जा रही है। बोले, कहा भैया फालतू की बातें मत करो, कछु नौकरी कर लो,
तो घर सुधर जाए। मैंने कहा नहीं, पिताजी को हम भैया बोलते थे। हमने कहा नहीं भैया ऐसी बात नहीं है, मुझे टिकट मिलेगा, मैंने इमरजेंसी में काम करो तो। अरे कह ले तुम भी ससुराल वाले जेल बेल में बंद थे ना, ते से मिल सकत है। ऐसा उन्होंने हल्की फुल्की बात मेरी बात को उड़ा दिया। मैंने आके कहा कि हाँ साहब हम सहमत हैं चुनाव लड़ने के लिए। अब राजनीति और बीजेपी और जनसंघ कैसे हुआ करती थी और कैसे अपना वो बनाते थे, इसका एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मैंने जब हाँ कहा कि हाँ मैं तैयार हूँ चुनाव लड़ने के लिए, तो वो बड़े नेता ने मुझसे कहा आप जाओ कोशिश करो टिकट की। हम बाहर आ गए, हमने कहा यार क्या मजाक है। एक तरफ कह रहे हैं कि तुम्हें वहाँ चुनाव लड़ लें और दूसरी तरफ कह रहे हैं टिकट की कोशिश करो। ये जनसंघ है, ये बीजेपी है, और ये सिस्टम है, ये तरीका है। हम भैया जाएं, वो एक जीप करी हमने किराए से, 2-5 आदमी सुल्तानपुर के बिठा लें, वो गैरतगंज चले जाएं। भैया यार हम टिकट दिला दो यार, हम भी एक प्रत्याशी, भैया हमें टिकट दिला। हमें मालूम है कि हमें टिकट मिलना है, क्या हमारा टिकट तय हो चुका है सांची से, लेकिन हम टिकट मांगते फिर रहे हैं। अब साहब क्या होता है, कैसे पलटती दुनिया। इसका ये छोटी छोटी एग्जाम्पल है, पता नहीं आपको पसंद आएंगे कि नहीं आएंगे। कि साहब भीड़, सोमवार पे कार्यालय था दूसरी मंजिल पे, वहाँ से उतर के जब मीटिंग ख़त्म होती थी तो नेता लोग आते थे, तो हम 10-20 नेताओं को बिठा ले हमने, और ये करे, किसी को भोजन करवा रहे हैं, किसी को नाश्ता करवा रहे हैं, किसी को कुछ करवा रहे हैं, और भैया भोपाल घुमा रहे हैं उन्हें, वो टिकट की उनसे मांग कर रहे हैं। अब सब नेता हम ऐसे नीचे खड़े थे, तो एक बड़े नेता ऊपर से सीढ़ियों पे से उतरे और उनकी हम पे नजर गई, तो उतर गया, अरे डॉक्टर डॉक्टर। उनने ऐसी उंगली बता के हमसे कहा, तो जितने सामने थे सब हट गए और इधर आओ, उनसे मिल लिए। हमने कहा मिल लिए। मतलब कुल मिला के वो ये कहना चाहते थे कि तुम्हारा सब ठीक हो गया, पक्का है। और साहब इसके बाद दुनिया बदल गई। जिन्हें हम भोजन करवा रहे थे वे हमें मनाने लगे, अरे चलो साहब भोजन कर लेंगे, नाश्ता कर लेंगे। बोले ये मतलब मैंने राजनीतिक परिस्थितियाँ, अवसरवादी और पार्टी के काम करने का सिस्टम, और यदि किसी आदमी को हम डेवलप कर रहे हैं और उसका व्यक्तित्व विकास हम कर रहे हैं, तो उसे कौन सी सीढ़ी से हम चढ़ने के लिए कहेंगे, ये चीज़ यहाँ परिलक्षित होती है। ये ऐसे में फिर आया, तो टिकट मांगने आया था यहाँ, तो रायसेन में बड़े पुराने जखंडी नेता थे। अब मैं बाहर से आया, तो एक दुकान पे पान खाया मैंने, तो उस वक़्त चौड़ी बेल बॉटम की बड़ी फैशन थी, और ऐसा कमीज होती थी, आपने तो नहीं देखी होगी, उम्र बहुत कम है आपकी, और अच्छी सैंडलें वैंडलें पहने हुआ था। मैंने उसका यार पान देना दो, एक और मेरे साथ में थे, आपस में बात कर रहे थे गाली देते हुए। केले एक वो आया था, नाम नहीं लूँगा मैं, कांग्रेस के नेता, वो हार के गए थे। केले के वो आया था, एक केले को ये डॉक्टर आ रिया है और गाली देते हुए इसका ऐसा होगा। अरे मैंने कहा यहाँ तो बहुत बुरी हालत है यार। अब कुछ नहीं, मैंने गया, तो ऐसी चीज़ें हैं ये पता नहीं छुपाने की हैं कि कहने की हैं, आप जानो। मेडिकल कॉलेज के सामने दुकान अपनी अपनी चॉइस की रहती कटिंग वटिंग कराने की, तो मैं अपने उसके पास गया, बार के पास, तो मैंने उससे कहा और छोटे और छोटे और छोटे, कल मैं ऐसी कर दूँ। यहाँ तक कलमों की फैशन थी साली, है ना, ऐसे बालों की फैशन थी, ऐसा कर दो ऐसा कर दो। अरे यार क्या अल्लाह का चुनाव लड़ रहा है क्या, टिकट मिल गया कहीं से, तो मैं उससे कैसे कहूँगी दादा तू सही बोल रहा है। अब ऐसा सब हुआ, और फिर धीरे धीरे करके मैंने 2 कुर्ते और 2 पजामे खरीदे खादी की दुकान से। मैंने कह दी गालियों से बचना है और समर्थन प्राप्त करना है नई जगह पे, तो भैया संभल के चलना पड़ेगा। फिर एक मेरे मित्र थे,
उनके घर परिवार में सब बाहर गए थे 2-4 महीने के लिए, तो उनके घर में साफ सफाई करके डेरा जमाया, मंदिर था वहाँ, सवेरे स्नान ध्यान करके माता की पूजन करते थे। अब पहला दिन आया प्रचार का, फार्म वारम भरा गए, तो उस वक़्त ये स्कॉर्पियो, इनोवा और कौन कौन सी गाड़ियाँ नहीं हुआ करती थी। जीप आती, जीप होती थी 52 मॉडल। 52 मॉडल मतलब छोटे मुंह की, बोनट जिनका नीचा रहता था, और हुड वगैरह नहीं हुआ करते थे। यहाँ एक फैशन थी, रायसेन ये थोड़ा भोपाल से लगा हुआ है, शिकारियों का क्षेत्र है, तो वो जीपें उनकी वैसी रहती थी, खुली जीपें। तो एक जीप किराए से आ गई। अब साहब हमारा तो कोई अस्तित्व नहीं, हमारे साथ में एक बेचारे हमारे कर्मचारी नेता थे सुल्तानपुर के, वो कहने लगे हम तुम्हारे साथ चलें। हमने कहा भोजन पानी कर लें, कभी भजिया रख दें हमारे, कभी पेड़ा रख दें, क्या रास्ता में कच्ची मिले तो खा लें। मंगलवार के दिन से हमने चुनाव प्रारंभ किया था। जब हमने चुनाव प्रारंभ किया तो हमारी ये हैसियत नहीं थी कि कोई हमें आगे की सीट पे बिठा ले। 2 सीटें ऐसी पीछे होती थी और 3 आगे होती थी। हम भी चाहते थे कि भाई अब हमारी हैसियत नहीं है, अभी हम इतने बड़े नेता नहीं बने, या हमारा स्थान पार्टी में नहीं है, हमारा कितना योगदान है कितना नहीं है, कौन मानता है कौन नहीं मानता। हम चुपचाप जो सब कहते थे हम वही करते थे। पुरानी परंपरा है, आज से 50 साल की पुरानी लगभग बात बता रहा हूँ। अब क्या हुआ कि हम पीछे बैठे थे, तो वो जो हमारे कर्मचारी नेता थे उनने क्या किया कि 2 नारियल, 2 अगरबत्ती के पुड़ा और 100 ग्राम पेड़ा के 2 वो रख दिए हमको, माचिस सब रख दी। बोले जिस गांव में जा और पहला मंदिर वहाँ पड़े हनुमान जी का, तो भैया ये वहाँ जाके पंडित जी बुलाइयो और चढ़वा देना। हमने कहा यार चलो कोई तो सलाह देने वाला है। नेता तो थे हम, राजनीति के दाव पे छोटे मोटे समझते थे, स्टूडेंट पॉलिटिक्स का बड़ा महत्व था, मगर ये गांव की राजनीति, गांव की परंपराएं, गांव के वोटर को कैसे पकड़ना, कैसे उनके मन में स्थान बनाना, ये बिल्कुल हमारे लिए ऐसी नई चीज़ थी कि हम कह नहीं सकते थे। लेकिन गांव के थे हम, हमने गांव देखा था, गांव की परंपराएं देखी थी। अब क्या होता है कि मंदिर पे प्रसाद चढ़वा दिया पंडित जी से। अब एक उस जमाने में बहुत हवा टाइप की चलती थी, अरे मर रहा हूँ, पाँव परत फिर रहा हूँ, पाँव परत फिर रहा हूँ। क्यों? कांग्रेस के ज़माने में कोई प्रत्याशी वगैरह पैर वैर नहीं पड़ते थे। आजकल तो सभी पढ़ते हैं और छोटा बड़ों के पाँव पड़ता ही है। राजनीति में कुछ परिवर्तन ऐसे आए हैं जिनका अपना एक सनातन परंपराओं में और संस्कारों में अपना एक महत्व है। अब क्या होता है साहब के आंगन में एक बाई लीप रही थी, क्या, और हमको दहलान में जाना था उस लिपे लिपाए में से निकल के। तो हमने देखा कि हमारी बहन जब कभी आंगन लीपती थी और कोई आता था तो वो पहले लिपे के पांव पड़ता था। हमने कहा पहला वो किया, परंपराओं के हिसाब से हमने वो लिपे हुए उसका आंगन के पांव पड़े ऐसे। तो दहलान में जो लोग बैठे थे थोड़े आश्चर्यचकित और भौचक के रह गए, बोले आदमी उम्दा है यार, अपने से ही मिलतो जुलतो है। अब साहब कोई के भी पाँव कैसे पढ़ लो? वो डायग्नोसिस चाहिए आपको कि ये पंडित जी हैं कि नहीं है। कि वो गैर पंडित के पर आ गए तो वो साले गाँव भर मजाक उड़ रही है ना, वो पंडित जी छूट गए तो बहुत बड़ी आपकी बुराई हो गई कि अरे साले को तमीज नहीं है, बोले यार बाम नोक पाँव नहीं पढ़ रहा। अब मेरी बात में देखो, मैं जस्टिफाई कर रहा हूँ अपनी बात को, ऐसा नहीं, और इसमें कहीं कोई एक घटना भी ऐसी नहीं है जो मैं आपको ऐसी सुनाऊं। तो ऐसे करके हमने अपना जनता के बीच में, ग्रामीण जनता के बीच में किसी तरीके से प्रभाव बनाया। जैसे कोई भी पंडित जी हैं तो हम थोड़े से झुके और उनके हाथ ऊंचे हो गए तो हम एकदम नीचे पाँव पल रहे। लोग हमारे बारे में ये कहने लगे यार वो तो एक पंडित नहीं छोड़ रहा हो यार, कैसे पहचाना थे भगवान जाने। तो ये सब ऐसे करके हमने अपना स्थान बनाया, फिर मेहनत करी, फिर अच्छे वोटों से जीते, जनता का रिस्पांस मिला, फिर जगह जगह गए। हम गांव के तो मूल रूप से थे,
इसलिए गांव को पहचानने में हमको ज़्यादा तकलीफ नहीं गई। और हम पहला चुनाव, दूसरा चुनाव, एक्चुअल पहला चुनाव तो वो हवा थी, जेपी की हवा थी, दुनिया जीत रही थी, हम जीत गए 77 में। 77 में। दूसरा कब लड़े? दूसरा हम 90 में जीते फिर चुनाव। बीच में फिर हारे? नहीं हारे अभी। नहीं, 77 के बाद 80 में दूसरा चुनाव हुआ। हाँ। और फिर इसके बाद तीसरा चुनाव हुआ, वो 85 में हुआ। अच्छा। तो 85 वाला चुनाव इंदिरा जी जा चुकी थी। अच्छा। और बड़ा टफ चुनाव था वो। तो थोड़े आबादी के समीकरण हमारे यहाँ अलग हैं। मतलब एक तो हमारी समाज के कोई जहाँ वोट है नहीं, और सामने वाले ज़्यादातर जिस समाज से लड़ते हैं उनके पास अच्छे वोट हैं। फिर मुस्लिम आबादी है यहाँ। तो 77 में मुस्लिम आबादी जो थी वो कांग्रेस के खिलाफ थी। अच्छा। भरपूर वोट दिए थे उन्होंने जनता पार्टी को। और वही आबादी 80 में उसका वो फिर पोलराइजेशन हो गया। तो हमारा चुनाव टफ रहा, लेकिन हम जीत गए। फिर एक हमने यहाँ किस भाषा में कहें हम कह नहीं पा रहे हैं, थोड़ी सी दादागिरी बहुत ज़्यादा थी यहाँ। कहीं ऐसा नहीं लगता था कि भारत आज़ाद हो गया। अच्छा। ऐसा लगता था कि नवाब का राज है। कब तक? ये हम दूसरी बार जीत गए तब तक। 80 तक और 85 तक। मतलब गरीबों का शोषण, छोटी जात के लोगों का शोषण, फिर कोई सम्मानित हिंदू है उसका अपमान, ऐसा सब था। तो हम 90 में जब जीते, 85 का हार गए और 90 में जीत गए, तो पटवा जी ने हमको स्टेट मिनिस्टर होम बनाया। पटवा जी का एक स्वभाव था, आज तो है नहीं वो, कि सबसे ज़्यादा डिसेंट्रलाइजेशन पावर के यदि कोई पक्षधर था अभी तक यहाँ, कहाँ, मध्य प्रदेश की सरकारों में, तो वो पटवा जी थे। जिस आदमी को जो डिपार्टमेंट दे दिया, फिर उसके सेक्रेटरी से भी ये बात नहीं करना कि तुम ऐसा करो, मिनिस्टर से ही 1 to 1 ऐसा करो। मिनिस्टर को पूरे पावर रहते थे। मैं राज्य मंत्री गृह होते हुए जितने मुझे अधिकार और उस गृह विभाग के उसमें मैं शामिल था, शायद आज तक ना तो कोई कैबिनेट रैंक का रहा होगा, ना राज्य मंत्री की तो बेचारे की कोई वो नहीं रहती। तो पटवा जी ने मुझे वो बनाया। बड़े अच्छे उनका एक स्वभाव था। मैंने पूछा मुझे क्या करना है, सब तुझे करना है। तो मैंने कहा लो, इन्होंने फिर टाल दी बात को। जैसे ही मैं अपने एमएलए रेस्ट हाउस के कमरे में आया, तो सेक्रेटरी और डीजी और आईजी और इनकी सबकी लाइन लगी। तो मन ही मन मैंने ऐसा महसूस किया कि नहीं भाई, पावर तो है कुछ। तो ये यदि किसी मुख्यमंत्री में उदारता या क्षमता थी तो वो तो पटवा जी में थी सर। फिर जहाँ मैंने इनको सबको सुधारा, खदान माफिया थे, हजारों एकड़ में अवैध उत्खनन हो रहा था, पत्थर की चोरी होती थी और कुछ भी होता था यहाँ, तो उस सब को मैंने समाप्त किया। और तो लोगों ने मेरे प्रति विश्वास जताया कि नहीं, आदमी है। और एक बार करना अलग विषय है, फिर उसको कंटिन्यू रखना वो एक कठिन काम है। तो मैंने वर्षों तक और आज तक उस धारणा को और मेरी अपनी इमेज को बना के रखा। लोग आज भी कहते हैं, मतलब पता नहीं उस शब्दावली का मुझे इस्तेमाल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, लेकिन नहीं करूँगा तो मज़ा भी नहीं आएगा। मतलब एंटी मुस्लिम, माने मेरे ऊपर इतनी बड़ी छाप थी, जबकि मैं किसी समाज विशेष के लिए मुसलमानों का दुश्मनी नहीं थी। मेरी तो माफियों से लड़ाई थी, मेरी तो क्रिमिनल्स को खत्म करना था। मुझे तो कमजोर आदमी को ऊपर उठाना था। अब इसमें मेरी जो भी इमेज बन जाए, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है। आज भी
मेरे बारे में ऐसा बोलते हैं। ये अभी यहाँ से एमएलए चौधरी साहब जो सिंधिया ग्रुप से आए हैं, वो चुनाव लड़े थे, यहाँ से 2 चुनाव जीत चुके। कई बार मुझसे पूछते हैं, साहब आप चौधरी का आपने काम कितना किया? तो मैंने कहा जितना उसे करवाना था उतना किया मैंने। वो चाहता तो मेरे को जी जान से झोंक देता और मैं घर घर जाता, वो चाहता तो मुझे चुप रखता। उसका व्यवहार ऐसा था कि मैंने उसकी खिलाफत करी। तो ये तो सामने वाले के ऊपर है कि वो मुझसे क्या चाहता है। मैंने खिलाफत करी कि नहीं करी, प्रमाणित हुई कि नहीं हुई, ये विषय अलग है। वो तो केस चलते रहते हैं, चल रहा है केस। अभी बीजेपी की अदालत में सेजवार खिलाफ में थे कि नहीं थे। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि मुसलमानों ने चौधरी का इसलिए सपोर्ट किया कि वो ये कहते थे कि यदि बोले चौधरी हार गया तो शैतान जिंदा हो जाएगा। शैतान का अर्थ काबे में जिसको पत्थर मारने जाते हैं अरबों करोड़ों की संख्या में मुसलमान, और वो शैतान अभी भी नहीं मर पाया। अब मेरी ये इमेज जो थी वो है, इसकी दम पे मैं सब चलता रहा। फिर धीरे धीरे करके प्रैक्टिस में आ गया, मेरे मन में आ गया, ये आ गया कि मुझे ये सब करना है, इसी से लड़ना है। ये परिस्थितियों में आया। जब आप लगातार मतलब पटवा जी के बाद फिर जब दिग्विजय सिंह का शासन आओ, फिर के बाद विपक्ष में जब आप लोग आए और फिर आप नेता प्रतिपक्ष भी रहे 2003 तक, तो सत्ता में फिर आप मंत्री बनने के बाद जब विपक्ष को दोहराओ और नेता प्रतिपक्ष बड़ी जिम्मेदारी, तो उस समय की क्या परिस्थिति है? देखिए, मंत्री तो हम पहले ही बन गए थे, जब हम समझते ही नहीं थे मंत्री क्या होता है। सकलेचा जी के साथ संसदीय सचिव थे, और उस जमाने में संसदीय सचिवों के भी मान सम्मान बहुत थे, बिल्कुल मंत्री के जैसे ट्रीट होता था। और उनकी वॉइस और उनकी बात चीफ मिनिस्टर से लेके बड़े बड़े अधिकारी ये वो पूरा मान सम्मान देते थे। मैं उस युग को भूलूंगा नहीं। पद जरूर संसदीय सचिव कहलाता था, लेकिन हमने क्या कहना चाहिए, जो वो किया है अवेल, वो कैबिनेट से भी कम नहीं माने जाते थे हम लोग। जहाँ दौरा करने यहाँ वहाँ जाते थे। तो इसके बाद जब हम दूसरा चुनाव लड़े और क्षेत्र में जो 77 का समर्थन था वो सिमट के थोड़ा रह गया, तब दुनिया दिखती थी कि क्या है। तब लगता था कि कैसे घूमना है, तब लगता था कि कैसे क्या है। हमारे कार्यकर्ता बड़े मजबूत थे। गांव में जा रहे हैं, पटेल मिल नहीं रहे, भीतर बैठे। अब हमारा कार्यकर्ता इतना होशियार है कि वो खुद ही गया और कहीं से तिरपाल ले आया और उसने बिछा दी, और एक गद्दा ले आया और भाई गुड़ी माड़ी करके और लोड बना दिया, और खुद ही भीतर गया और घघरा उठा लाया और एक गिलास ले आया, ऐसा पानी भरा, ऐसे के फेंका, दूसरे को दे दिया, ऐसे ऐसे करके वो हमारे साथ जीप में चल रहा है और गांव में हमारी शोभा बना रहा है। इतना परिवर्तन आया था 80 के और 77 के चुनाव में। लेकिन हम भगवान की कृपा से और लोगों के सहयोग से ज़्यादा वोटों से नहीं जीते, लेकिन 3,500-4 हज़ार वोटों से हम चुनाव जीत गए। तब लगा कि हमारे तरफ बहुत काम है। फिर ऐसा लगा कि विधानसभा भी कोई चीज़ होती है। तो विधानसभा में मैं एक नाम उल्लेख करना नहीं भूलूंगा कि शीतला साई जी ग्वालियर से लश्कर पश्चिम से एमएलए हुआ करते थे, मंत्री भी रहे पहले। बड़े अनुभवी नेता थे और पार्लियामेंट के मामले में तो उन्होंने इतना हम लोगों को सिखाया है कि शायद शीतला जी हमारे उस वक़्त में संसदीय मामलों में गुरु नहीं होते तो हम इस स्थान पर नहीं पहुंचते, और ना लीडर ऑफ अपोजिशन बनते, और ना हमारा नाम होता कि भाई सेजवार साहब बहुत अच्छा बोलते हैं विधानसभा में। मतलब एक हम डॉक्टर थे, पॉलिटिकल कोई बैकग्राउंड नहीं था, इमरजेंसी के खिलाफ काम करने के अलावा हमारा और कोई दूसरा वो नहीं था उदाहरण। अब विपक्ष में बोलना देखना, विधानसभा इतना नहीं समझते थे, तो शौक था कि ये चीज़ उठाना है, ये चीज़ उठाना है, और दौड़ें विषय को लें और शीतला साई जी के पास चले जाएं। शीतला साई जी उसको ये करें वो करें। एक ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का मामला उठाया था मैंने एक मिनिस्टर के खिलाफ।
मतलब ब्रीच ऑफ प्रिविलेज को हिंदी में अपन कहते हैं सदन की अवमानना का एक विषय। तो मैंने कई किताबें पढ़ी, पढ़ने के बाद सब कुछ किया, ये किताब देखी, वो किताब देखी, ड्राफ्टिंग उनसे करवा ली और मूव कर दिया, और ये ला और वो कागज ले आया, सब दुनिया का। फिर आखिरी में जिस दिन बहस का मौका, उस जमाने में विधानसभा में बहस होती थी, अध्यक्ष केवल गवर्नमेंट ना गिरे इतना फेवर करते थे गवर्नमेंट का, बाकी सब निष्पक्ष चलती थी विधानसभा। एक कह दिया मैंने, अब जो किसी की बुराई नहीं है इसमें, जो था वो कह दिया। तो बहस हुई साहब, तो शीतला साय जी ने कहा कि तुमको ये 3 किताबों के साइटेशन देना है। अब 3 किताबों के साइटेशन देना, हम कोई वकील तो है नहीं ना, जिंदगी में अदालत गए ना, कोई क्रिमिनल नहीं है हम ना, हमारे ऊपर कोई आज तक FIR हुई न केस चला, तो हम कैसे समझे वो वकालत और अदालत की प्रक्रिया और वो सीन। तब क्या हुआ, उन्होंने कहा हमको 3 किताबें बताना है तो 6 किताबें रखना पड़ेगा। हम तो अब 6 किताबें ले गए। अब हम उनको ऐसे पढ़ा रहे, यार डॉक्टर तुम वकील नहीं रहे। हमने कहा हम नहीं रहे ना, दुनिया को मालूम है। कह लगे देखो एक किताब उठाओ अध्यक्ष महोदय, फिर बगल में रख दो। दूसरी उठाओ अध्यक्ष महोदय, उसको बगल में रख दो। तीसरी उठाओ जिसमें फ्लैग लगाया हो, जो तुम्हें पढ़ के सुनाना है। फिर उसको अध्यक्ष की तरफ ऐसी बताओगे, अध्यक्ष महोदय ये फला फला किताब है, इसके लेखक ये हैं और संस्करण ये है। हमने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है, हमने बताया साहब वैसे ही। फिर कह ले किताब को ऐसी लिख लो, जहाँ फ्लैग लगाए वहाँ उंगली से करके वो किताब खोलो और कहो कि अध्यक्ष महोदय ये फला फला किताब के पेज नंबर इतने के पैराग्राफ नंबर इतने को अध्यक्ष महोदय मैं इसके पक्ष में पढ़ के आपको सुनाना चाहता हूं। अब मैंने कहा साहब ये तो आगे अपने अगेंस्ट जा रहा है, यही कला है। बोले जहां तक तुम्हारे पक्ष में है वहीं तक पढ़ दो, कामा मत देखो, फुल स्टॉप मत देखो। आगे का तो वो पढ़ के सुनाएगा ही। वो कहोगे अध्यक्ष महोदय मैं ये आप इस मेरे पक्ष में ये बोल रहा हूं मैं। फिर दूसरी किताब को उठाओ, उसे रखो, फिर तीसरी को उठाओ और फिर ऐसे ही बताओ। हमारा तो प्रशिक्षण ऐसे हुआ साहब, तब हम सीखे। देखिए एक चीज और आपको मैं बताता हूं यहाँ पे, अब बड़ी छोटी है कि नहीं मैं नहीं मानता, लेकिन सत्यता है उसमें। ये व्यक्तित्व का विकास शब्द जो है ना, तो पॉलिटिक्स में यदि कोई नया आदमी आता है तो सबसे पहले व्यक्तित्व का विकास उसका होना चाहिए। और व्यक्तित्व के विकास की पहली सीढ़ी जो है वो ये है कि अपने से सीनियर नेता की सेवा। और जिसने ये कर लिया वो कभी पीछे मुड़ के नहीं देखेगा। अब सेवा क्या है, वो जैसा कह रहे हैं वैसा मानो, उनकी चिट्ठी कहीं ले जाना है वो ले जाओ। माने इतना मैंने ये सब किया तब यहाँ तक पहुँच पाया। मेरे पास एक स्कूटर था, उस जमाने में शीतला साय जी के पास एक लूना थी। कोई नेताओं को कहीं आने जाने के लिए बड़ी कारें नहीं थी। कैलाश जोशी जी के पास एक 52 मॉडल लेफ्ट हैंड जीप थी जिसकी बैटरी रखे रखे खराब हो जाती थी। अब उनको स्टेशन छोड़ने में जाता था, वो मेरे को छोटा भाई से भी और ऐसा समझते थे मेरा बच्चा है। डॉक्टर को बुलाओ, उनके यहाँ की बाई आती थी, हम बगल में रहते थे MLA को रेस्ट हाउस में। बोले जी साहब, अरे यार वो ये चिट्ठी कल तुम जाना वो फला सेक्रेटरी को दे आना। बड़ी अच्छी हैंडराइटिंग थी, ऐसा लिखते थे कि बिल्कुल जैसे कोई कंप्यूटर में छपी हो। और लिफाफा भी खुद बंद करते थे, गोंद भी वही चिपकाते थे और एड्रेस भी खुद लिखते थे। अब मेरे पास स्कूटर था। फिर धीरे से कभी कहें अरे यार डॉक्टर का अध्यक्ष के पद पे थे मध्य प्रदेश के बीजेपी के, और धीरे से कहते थे जरा कार्यालय चलें, तुम्हारा स्कूटर ले आओ। हाँ साहब, मेरे स्कूटर पे विजय सुपर था, पीछे बैठ जाएं और चल दें। एक घटना आपको बताता हूं। गवर्नर बने थे वो शर्मा जी, याद नहीं आ रहा मुझे उनका नाम, भूल रहा हूं। वर्किंग कमेटी की बैठक थी मध्य प्रदेश में, भोपाल में। तो शर्मा जी ठहरे थे
न्यू रेस्ट हाउस में, वहीं अटल जी ठहरे थे। और वहां पे उन्हें कार्यालय जाना था, तो वो जो बाहर आए तो ये समझे कि कोई कार वार लेके आए थे, दिल्ली से आए थे वो शर्मा जी, बाद में गवर्नर बने थे वो। तो मैंने कहा स्कूटर तो मजाक में कहते टट्टू, और बैठ गए वो, उस पे चले। डॉक्टर भाई महावीर गवर्नर बाद में बने मध्य प्रदेश के, जब राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए आए थे तो कमरा ढूंढते हुए उन्होंने मेरा कमरा खटखटाया था। बोले सेजबार जी आप ही हैं? मैंने कहा हाँ साहब। बोले मैं डॉक्टर महावीर, भाई महावीर। मैंने पाँव वहाँ पड़े, बोले आओ साहब यहीं रहता हूँ। फिर उन्होंने मुझे एजेंडा बताया कि ये सब काम है। मैं स्कूटर पे उन्हें पीछे बैठा के उनकी सेवा में लग गया। तो ये जो नेताओं की सेवा जो है ना, ये व्यक्तित्व विकास की प्रथम सीढ़ी है। जिसको ये मौका मिल गया वो ऊपर चला गया, आगे बढ़ गया। माननीय अटल जी के साथ मुझे 1 महीने घूमने का मौका मिल गया। राजीव है चुनाव नहीं, मैं विदिशा वाले चुनाव में चुनाव प्रभारी नहीं था। मैं अटल जी के साथ इसलिए चलता था कि वो हेलीकॉप्टर मेरे नाम पे चलता था और उसके पैसे मेरे नाम पे भराते थे। अब उनकी दिन भर की सेवा में लगा रहता था मैं। क्या खा रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, कैसे हैं, कौन से मिलना है, कौन से नहीं मिलना, किसको दूर करना है, किसको पास लाना है। मजा मौज में बातें करते थे। खुश मिजाज आदमी, उनसे दुनिया में कोई अच्छा था ही नहीं भाई। डॉक्टर मेरे बुधनी में 5 बजे की बात है, गर्मियों में, मई का महीना था शायद। भैया वो मटके में हाथ डालो तो गरम जैसे बॉयल वाटर रख दिया हो रेस्ट हाउस में। कोई दुनिया की सुविधाएं नहीं, कुछ नहीं। अब सूटकेस खोला और बोले मुझे कुर्ता ये पहनना है शाम की सभा में, और धोती पे प्रेस नहीं है। अरे मर गए। अब बुधनी मेरा देखा नहीं, कुछ नहीं। अब इधर उधर टटोला, कहाँ से प्रेस ले आऊं, कौन के यहाँ से। मैंने थोड़ा उसको हिलाया डुलाया, उसको धोती को, और ऐसे कर करू के जमा दिया। मैंने कहा साहब 5 मिनट में कुर्ता खराब हो जाएगा धोती से ज्यादा। खूब ठीक कहते हैं आप, यही पहनूंगा। बोले ऐसी मजाक करते थे। बोले मतलब बहुत गजब। तो ये सेवा का मौका जिसे मिल जाए साहब वो। अच्छा, आप जो है पटवा जी के समय काम करेंगे, कैलाश जी के समय में भी कोई मंत्री पत्र हो आपके पास? नहीं, कैलाश जोशी कम समय पे रहे और उस वक्त हम नहीं। अब सकलेचा जी जब बने तब हम पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बने थे। तो जो जैसे मुख्यमंत्री के तौर पे बात करें, आपने पटवा जी के संग काम करे, फिर उमा जी के संग आपने काम करे, फिर आपने शिवराज जी के संग काम करे। इनकी कार्यशैली में की कार्य, पटवा जी तो आपने कही कि उन्होंने बहुत फ्री हैंड दे रखे, तो बाकी लोगों की कार्यशैली में आपको देखिए, शिवराज जी की जितने लोगों का चयन भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री और नेता के रूप में किया है, वो हर आदमी 20 ही है, 21 है, किसी में कोई कमी नहीं है। हर एक हमारे नेता में अलग अलग विशेषताएं थी। कैलाश जोशी संत, सादगी के परिचायक। दुनिया में ढूंढ लो, सादगी का कोई कंपटीशन नहीं हो, कंपटीशन करवा लो नोबेल पुरस्कार मिलेगा है। फिर सबसे मिलना, सबसे जुलना, 2 टूक बात करना, गलत बात के लिए डांट देना, कोई सुविधाएं नहीं चाहिए। अरे बड़ी मुश्किल से उस बार जब हम वो लेफ्ट हैंड ड्राइव गाड़ी को लुढ़का के स्टार्ट करते थे और कैलाश जोशी जी को उसमें बिठालते थे और स्टेशन छोड़ने जाते थे। उस वक़्त वो किट रहता था, जैसे क्रिकेट वालों का किट होता है ना, ऐसा नेताओं का किट रहता था। एक मंझोल साइड की सूटकेस और एक इस तरफ होल डाल। दोनों नेता चले जा रहे हैं, उतर के बस मिल गई, बस में बैठ गए, ये था। तो वो उनका सामान रखा, मैंने गाड़ी को एक पाँव से लुढ़काया, वो चट के बैठा स्टीयरिंग पे, गियर डाला, स्टार्ट करी, जोशी जी से कहा चलिए बैठिए। अब जोशी जी को बिठालने के बाद ट्रेन में जरूरी नहीं है कि मैं अकेला उसे स्टार्ट करके घर ले आऊँगा। ये दिन थे और वो प्रदेश के अध्यक्ष थे और उन्होंने गाड़ी नहीं मांगी पार्टी से कि मुझे गाड़ी चाहिए। उन्होंने पीए नहीं मांगा, उन्होंने क्लर्क नहीं मांगा। ये सादगी जो है वो कैलाश जी की है। कैसी? हाँ भाई साहब, छत्तीसगढ़ लेट हो गई
6 बजे जाना था उसे, और 9:30 बज गए तो जाने का कार्यक्रम, एक दल्ली राज हराम, एक कम्युनिस्ट नेता ने एक मजदूर संघ वाले नेता का सिर काट के चिल्लाता था वो, तो उसके विरोध में जा रहे थे वो। तो उन्होंने कहा अब हम टाइम पे पहुंच नहीं पाएंगे, इसलिए जाना कैंसिल करते हैं। अब जाना कैंसिल करते हैं और होल्डाल खोल के बिछा लिया प्लेटफार्म नंबर 2 पे, और वहां बिछाने के बाद डिब्बा निकाला खाने का और खाने लगे। कहते तुम भी खा लो। मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने खाना खा लेने दो। जैसे ही उनने खाना वाना खाया तो मैंने डब्बा उब्बा लेके उनका पैक किया और होल्डाल बांधा। हमने कहा चलें साहब, अटैची होल्डाल दोनों उठाए और वो जीप में आ गए। किस्मत से जीप स्टार्ट हो गई। हमने कहा आओ साहब बैठो। बैठ के उन्हें घर ले आए। मैंने रास्ते में पूछा कि साहब जब अपने को घर आना था तो आपने प्लेटफार्म पे डिब्बा खोल के खाना क्यों खाया? जिज्ञासा थी मेरे मन, पूछ लिया। मुंह लगे थे, हम छोटे थे ना। डॉक्टर तुम्हारी भाभी को जगा था, वो 2 सब्जी और बनाती, फिर रोटी कहती ये रख दो गरम बना देती हूँ। 24 घंटे तो अपन जनता की सेवा में लगे हैं। घर वाले अपने वैसे ही परेशान हैं, बचे खुचे तुम और जाके 11 बजे रात के उन्हें परेशान करो। तो इससे हमें बचना चाहिए ना। और मैंने कहा साहब कितनी बड़ी बात कही आपने। ये कैलाश जोशी थे। वीरेंद्र कुमार सकलेचा जिस दिन चीफ मिनिस्टर बने, दुनिया में दिखता था सकलेचा चीफ मिनिस्टर है। प्रशासन रौब, प्रशासन का अनुभव, निर्णय। हम संसदीय सचिव थे, हमारी गाड़ी बंद हो गई जहांगीराबाद में PHQ के सामने। तो हम पहुंचे सकलेचा जी के पास अगले दिन। हमने कहा साहब ये हम लोगों को गाड़ियां दी हैं, 9 संसदीय सचिव थे हम। हमने कहा साहब ये तो बंद हो जाती, भगवान जाने क्या है इनमें क्या नहीं है। तो हम ये नहीं कह पाए उनसे कि नई गाड़ियां चाहिए। तो 2 बार हूँ कह दें तो उठ के चल देना चाहिए। छोटी सी कुठरिया थी जिसमें एक कुर्सी उनकी, छोटी सी टेबल और एक सोफा जिस पे 2 आदमी बैठ जाएं, इतनी व्यवस्था थी वहाँ उनके बंगले पे। और एक बार हूँ कह दें तो सुनो, और दूसरी बार हूँ कह दें तो उठ के चले जाओ। हम उठ के आ गए यार। हमने कहा टाल टूल दिया यार, अब जो है सो ठीक है यार। आपने कहाँ गाड़ियाँ धरी थी, कहाँ एम्बेसडर धरी थी, पुरानी में ही काम चलाओ, साला कार तो है। ऐसा मन समझा के हम चुपचाप ऐसे बैठ गए। अगले दिन सवेरे 10:30 बजे स्टेट गैरेज का सुपरिंटेंडेंट आया। बोले सर वो आपके लिए गाड़ी नई खरीदना है, कलर कौन सा बता दीजिए। अरे हमने कहा दुनिया का स्वर्ग मिल गया। अपन से कौन तो कलर पूछ रहा था, कौन क्या कर रहा था। हमने कहा ब्लैक कलर की गाड़ी 5वें दिन घर पे आ गई। दुनिया की साज सज्जा, फलाना ठिकाना, लाइट फाइट। ये सकलेचा जी का राज था। अब मेरे ख्याल से और कुछ कहने की जरूरत है इसमें? नहीं। उमा जी और शिवराज जी जब तक राजनीति बहुत आगे बढ़ चुकी थी, पटवा जी आए। पटवा जी ने जो गवर्नमेंट चलाई, बहुत अंदर की बात बता रहा हूं। अब सरकार चलाने के लिए संचालन समिति थी, और कोई भी बड़े निर्णय जब होते थे तो वो समिति तय करती थी, और जिसको समिति यदि ना कहती थी तो उस पर निर्णय नहीं होता था। मतलब जितनी टाइट पोजीशन में पटवा जी ने जो गवर्नमेंट चलाई, वो दूसरे सब ने फ्री हैंड चलाई है। तो इसके बाद पटवा जी पे कोई ने उंगली नहीं उठाई। प्रशासन में दबदबा था पटवा जी का। एक बार बोले डॉक्टर अरे यार ये बकरा ईद आ रही। मैंने कहा अपने क्या लेना देना, आ रही तो आन दो। तो विधानसभा के उनके कैबिन की बात है। नहीं बोले यार बुरहानपुर में कोई कह रहा था कि भाई छेड़े काटते हैं यार। हमने कहा खबर तो है, नहीं काटना चाहिए यार। बुलाओ, बोले चीफ सेक्रेटरी को बुलाओ, DGP को बुलाओ। मैंने बाहर आके उनके स्टाफ से कहा कि भैया ऐसा CM मिलना चाहते हैं, तत्काल 15-20 मिनट के अंदर आप लोग विधानसभा के चेंबर में आ जाएं।
उन्होंने ऐसे ही कहा, फटाफट आ गए, मैं भी बैठा था। तो बोलो डॉक्टर बोलो। मैंने कहा सीएम ये चाहते हैं कि बुरहानपुर में जो बछड़े कटते हैं वो नहीं कटना चाहिए। तो ना तो उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को बोलने दिया डीजीपी ने, और ना वो और सेक्रेटरी को बोलने दिया, बोले नहीं कटेंगे साहब। तो कैसे क्या काम, आपका काम नहीं है, ये हमारा काम है। मैंने कह दिया बछड़े नहीं कटेंगे, नहीं कटेंगे पूरे मध्य प्रदेश में। कोई कानून कायदे की इसकी उसकी दुनिया की जरूरत नहीं, रिजल्ट देख लीजिए साहब। बकरे नहीं कटे, बकरे। ये पटवाजी थे। अरे यार पता नहीं कहाँ कहाँ की बातें मुझसे उगलवाते जा रहे हैं चौधरी साहब। यार बहुत मजेदार आदमी हो यार। तो अब जैसे अब क्या कहना है मुझे बताओ। नहीं, अब जैसे अब आपने कहा कहाँ तक आ गए अपन, राजनीति पटवाजी तक। पटवारी। अब और कहाँ हम तक जाना है। शिवराज जी और उमा जी के बारे में जानना चाह रहे थे। अब दो ही जन के संग आप रहे, मंत्री भी रहे, तो जब जैसे आपने कहा कि चीजें बदल गई, तो बदल के सकारात्मक भी भई, कछु नकारात्मक भी चीजें आई। देखिए परिस्थितियां बदली हैं, मीडिया अलग हो गई, सोशल मीडिया आगे आ गई, प्रचार के साधन बढ़ गए। इसके बाद प्रिंट मीडिया के साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गई, लोगों की सोच बदल गए। पहले कार्यकर्ता बहुत कर्मठ और कट्टर होते थे, वो पार्टी की इज्जत आन बान शान के लिए मरते मिटते थे, लड़ते थे। अब धीरे धीरे करके तुलना करने लगे, अरे साहब भाई सब कुछ मिल रहा, हमें कछु नहीं मिल रहा। फिर जो कर्मठ कार्यकर्ता थे उनकी बच्चे बड़े हुए, किसी को तो वास्तव में पात्रता थी कि यार इसके पिताजी ने इतना कष्ट उठाया है, तो लड़के को भी यार सुख ना मिले तो दुख तो ना मिले कम से कम। कुंठा पैदा हुई लड़कों में, परिवार में, बच्चों में। अब मान लो कोई 8 साल की बच्ची है, वो 11 बजे रात के प्रचारक आ गए या संगठन मंत्री आ गए, तो पत्नी चाय बनाएगी, वही बच्ची तो लेके आएगी यार पानी। 11 बजे रात के जो खर्राटे में नींद में जिसे सोना चाहिए, वो तुम्हारे संगठन मंत्री और प्रचारक को पानी दे रही, बेचारी चाय लान के दे रही है। अब उसे आज जब वो बड़ी हुई, उसका कोई काम है या कुछ है, और यदि उसे कोई कष्ट पहुंचाए तो फिर मतलब कष्ट बच्ची को नहीं होगा, उसे गम नहीं है, क्योंकि वो सक्षम है, अपनी ताकत से वहां तक पहुंची। गम किसको होगा, मुझे होगा, मुझसे ज्यादा मेरी पत्नी को होगा। अरे मर गए बोले चाय पिला पिला के। कई महिलाएं तो कह देती हैं मर गए कब बसी धो धो के, बोले कहने लगे आज क्या मिल रहा है हमारे बच्चों को। ये कुंठा आई, इसमें परिवर्तन हुआ, लगाव कम हुआ पार्टी के प्रति। फिर दूसरे आ गए, फिर सत्ता परिवर्तन, इधर से उधर आने जाने में, मतलब 30-35 साल जिससे लड़े, माँ बहन करी, तलवार लेके चले, और इसे हटाया और उसे हटाया, और उससे मरे और उससे लड़े, और आज गले मिले मंच पे आन के। बस साल उससे पहले आपका भाषण होगा सेजवार साहब का, और फिर सेजवार साहब उसकी तारीफ करेंगे। युग हम क्यों देख रहे हैं, इसको समझ में नहीं आ रहा हमारे, और रास्ता भी साफ नहीं है क्या है। ऐसी परिस्थितियां आई, ये सब परिवर्तन है। अब वो तो राजा महाराजा हैं, उन्हें तो सत्ता चाहिए यार, है कि नहीं चाहिए। वो पवैया मर गया बेचारा, सिंधिया परिवार, झांसी की रानी, और यहां मरी और वहां मरी, वो गद्दार कि नहीं। आज कहां मुदित है, कहां सिंधिया है। अरे भैया एक मैंने यहाँ कहानी सुना दी थी, घोड़े और उसकी, है आपने सुनी थी, है। अब बताओ मैं पनिशमेंट, मतलब मेरा केस चल रहा है वो घोड़ा और राजा पे, माने। अब कार्यकर्ता आया है, कोई वो बाफले या गुलाब जामुन खाने नहीं आया, या वो तो आशीर्वाद देने आया, और ये सुनने आया कि क्या करने। अब धीरे से उसके चेहरा देखो तो क्या निकलती वहां से आवाज कि आप क्या करने, साल भर बचो क्या। अब क्या करने हैं बोल सकते नहीं तुम कि क्या करने है ना। तो कोई कहानी तुम्हें याद आ गई, तुमने कोई कहानी सुना दी,
हमने शिवराज जी को नहीं कहा था राजा, हमने तो राजा को राजा कहा था, आप लोगों ने इसको राजा बना दिया। तो अब क्या करो ये बताइए। तो भाई एक चीज बहुत कही गई कि आप एक बहुत मतलब एक अलग स्वभाव के हो, जैसे कही जो कह दई सो कह दई। अब चूंकि जब राजनीति बदली, परिस्थिति बदली, कांग्रेस भाजपा के तमाम सारे नेता इतने होते हो गए, अब आपके बाद अब आपके पुत्र मुदित की राजनीति की बात है, तो कई बार ऐसी कोई समझाइश आपको दी गई कि यार अब आप थोड़ी सी शांति पकड़ो तो कम से कम बेटा को करियर सुकून से बने, ऐसी कोई बात कभी आई क्या? नहीं, मैं धन्यवाद मानता हूं भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी और पदों पे हैं जो लोग, केंद्र में भी और प्रदेश में भी, कि उन्होंने कभी मुझसे ऐसी कहने की कोशिश नहीं करी। जितना संयम है और जो भी है वो मैं इसलिए रखता हूं कि मुदित राजनीति में बड़ा हो जाए या उसे कुछ मिल जाए, इसलिए नहीं। मैं इसलिए संयम रखता हूं कि बीजेपी सत्ता में रहना चाहिए, केंद्र में भी और प्रदेश में भी, और बीजेपी की सत्ता में रहेगी तभी इस देश की सीमाएं सुरक्षित रहेंगी, तभी आंतरिक सुरक्षा सही रहेगी, और तभी ये छोटा मोटा जो गरीबों का उत्थान और विकास हो रहा है ये होगा। मुझे क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा ये मेरे लिए सेकेंडरी चीज। अरे इतना दे दिया पार्टी ने, वहाँ उदयपुरा में पढ़े थे, माँ बाप ने डॉक्टर बना दिया, रिजर्वेशन में डॉक्टर बन गए, सुल्तानपुर में प्रैक्टिस करने लगे, एमएलए बन गए, हर मुख्यमंत्री के कैबिनेट में अपन रहे और मान मिला, सम्मान मिला, गांव गांव में अपन जाते हैं तो लोग आज इज्जत करते हैं। ये और मुझे तो कुछ चाहिए नहीं, लड़के की किस्मत में जो होगा वो उसे मिलेगा, वो उसका परफॉर्मेंस है, वो जितना काम कर लेगा उतना उसे मतलब मिलेगा। और मैंने तो उससे ये कहा कि तू पार्टी की मदद के लिए काम कर, पार्टी को ऊपर उठाने के लिए काम कर, और पहले सेवक के रूप में अपना स्थान जमा, ताकि तेरा जो मैंने आपसे पहले बात कही थी ना कि जो व्यक्तित्व विकास के क्रम को नीचे से चल, जंप मत मार, वो मेरे लिए विषय नहीं है। मैं तो केवल हर हाल में ये चाहता हूं कि चाहे मुझे चौधरी के लिए 10 बार हाथ जोड़ना पड़े, चाहे मुझे सिंधिया की शरण में जाना पड़े, मगर बीजेपी रहना चाहिए, ये पार्टी रहना चाहिए, ये पार्टी मजबूत रहना चाहिए। इसलिए मेरा संयम है, कोई हिम्मत नहीं कर सकता मुझे समझाने की, कोई मुझे सिखाने की किसी में मैं समझता हूँ हर आदमी ताकतवर है और सक्षम है, लेकिन उनकी कृपा है जो उन्होंने मुझे नहीं समझाया। शायद पता नहीं मैं उन्हें क्या जवाब दे देता। तो क्या जवाब दे देते। और यही खासियत है डॉक्टर सेजवाल जी की कि जी तरीके को उनको स्वभाव है कि जो कहने सो कहने, और ऐसी बहुत मज़ेदार चर्चा। और हमें तो लगत कि भाई ये चर्चा को आगे पीछे को 1-2 राउंड और जो है चले, का के समय की अपनी सीमा है, लेकिन बहुत शानदार बातचीत, बहुत मज़ेदार किस्से और राजनीति के ऐसे जी तो किरदार जिनको कह सकते। चौधरी जी, जी आपकी ये बुंदेली बौछार ने इस तरीके के जो कार्यक्रम आयोजित किए हैं उसमें सबसे पहले तो ये है कि हम पुराने आदमी हैं और इस कथा को किसको सुनाएं, और हम जिसको सुनाएं वो दुनिया को कहेगा कि नहीं कहेगा। लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि बुंदेली बौछार दुनिया से कहेगी कि कहां से पार्टी चली, कहां बढ़ी, और पार्टी को अब क्या करना चाहिए। बहुत लोग हैं ऐसा सोचने वाले जो आज भी पार्टी को ऊपर ले जाना चाहते हैं, पदों पे भी हैं, कमी नहीं है, क्योंकि ओरिजिन और जो बीज है, सीड, और प्रॉपर उसको जो अंकुरण मिला है और जो ऊपर चढ़ने के लिए आधार मिला है,
ऊपर चढ़ेंगे वो। लेकिन हम बुंदेली बौछार की प्रशंसा करते हैं भाई साहब, और चौधरी बहुत अच्छा लगा हमको यार। बहुत धन्यवाद। तो मजेदार बातचीत, शानदार बातचीत, और जैसे हमने कही कि अनुभव जो है जरूरी ही अगली पीढ़ी तक जावो। तो उम्मीद करें कि जो कार्यक्रम और जो अनुभव अधिकतम लोगों तक पहुंचे, ताकि लोगों को पता चले कि आज के 50 साल पहले की राजनीति कहाँ थी और आज का है, और ऐसे अगले 50 साल की भी रूपरेखा तय होते हैं। राम राम। अब अपने सपनों की पढ़ाई कीजिए अपने ही शहर के पास। सागर शहर से मात्र 12 मिनट की दूरी पर स्थित है ज्ञानवीर विश्वविद्यालय, जहां आपको मिले सुविधाजनक बस सेवा, आधुनिक कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर, अनुभवी शिक्षकगण और एक उज्जवल करियर की गारंटी। यहां उपलब्ध हैं प्रमुख पाठ्यक्रम जैसे मैनेजमेंट, फार्मेसी, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, लॉ, फाइन आर्ट्स, होटल मैनेजमेंट, संगीत और नृत्य, पत्रकारिता और जनसंचार, परफॉर्मिंग आर्ट्स, जनरल कोर्सेज, शारीरिक शिक्षा, योग, पीएचडी सभी विषयों में। नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 977-0-522-117 या 977-0-523-279।